चलिए, तो दोस्तों आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पर कि एजुकेटेड गैस या तुक्का कैसे लगाया जाए, स्मार्ट तुक्का कैसे लगाएं, चीट कोड क्या होता है। मुझे लगता है बहुत सारे छात्र तो ये हेडिंग देख के ही आए होंगे इसमें, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूं सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से, ये वीडियो है ईमानदार छात्रों के लिए। ये वीडियो पूरी तरह से उन ईमानदार छात्रों के लिए है जिन्होंने पूरी तरह से पढ़ाई की है, लेकिन कुछ क्वेश्चन की वजह से शायद उनका प्री में सिलेक्शन रुक सकता है, या जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें रुक सकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जब हम इस एजुकेटेड गैस की बात करते हैं तो ये एजुकेटेड गैस है, ये तुक्केबाजी नहीं है। तो इस अंतर को भी समझिए, ये मैं आपको तुक्केबाजी नहीं सिखा रहा हूँ। जो बहुत ही प्रूवन एजुकेटेड गैस की बात हो रही, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, ये आपकी पढ़ाई का विकल्प नहीं है, ये केवल आपकी पढ़ाई में जो कमी रह गई है उसे दूर करने का प्रयास है। तो चलिए पहले तो हम समझ लें कि आखिर एग्ज़ाम के पहले करना क्या है, क्या होता है, किस तरह की एंग्जाइटी होती है। देखिए, बहुत अच्छी तरह समझिए कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से एक एंग्जाइटी शुरू हो जाती है छात्रों में। एग्ज़ाम के दिन तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एग्ज़ाम जो सेंटर होता है, हॉल होता है, परीक्षा हॉल होता है, उस समय तक उसकी जो एंग्जाइटी होती है, व्याकुलता होती है, वो बहुत चरम पर होती है। और बहुत सारे सर्वे में ये पता चला है कि इस एग्ज़ाम की एंग्जाइटी जो आपको 4-5 दिन पहले से लेकर और एग्ज़ाम के समय तक चलती रहती है, ये लगभग 5% प्रश्नों को सिर्फ इस वजह से आप गलत कर देते हैं। तो पहले तो इस चीज़ को समझिए, कारण क्या होता है, ये एंग्जाइटी होती क्यों है। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है जो नर्वसनेस है, घबराहट है, ठीक से नींद नहीं लेना है, ठीक से खाना नहीं खाना है, उसके कुछ दिन पहले से कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाना है, अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा डर होता है, जिस डर की वजह से फोकस खत्म हो जाता है, एकाग्रता की कमी आती है, कंपटीशन की भावना, दूसरा मुझसे श्रेष्ठ है, मेरी तैयारी पूरी नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अंतिम समय तक पढ़ना, परीक्षा हॉल तक पढ़ना, एग्जाम सेंटर में बुक रखना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन वगैरह ऐसी स्थिति में पहुंचा देती हैं कि जब छात्रों के पास एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और उस एंग्जाइटी यानी डर और घबराहट और व्याकुलता में 5% प्रश्न गलत होते हैं। तो पहले तो इन्हें हैंडल करना सीखिए। कैसे करना है इसे? बहुत सिंपल सा है, आपको मान के चलना है। देखिए, गीता का एक जो उपदेश है, अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो बस आपको ध्यान रखना है, आपको अपना 100% देना है, ईमानदारी से प्रयास करना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। तो पहली चीज इसे ध्यान रखिए। फिर देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर। तो देखिए, पेपर को जब आपको पेपर मिले तो आपको एकदम से 1 to 100 की सीक्वेंस में हल नहीं करना है पेपर को आपको एटलीस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 फेसेस में बांटना है। वो फेसेस कौन से हैं उसे देखते हैं। राउंड वन, जो प्रश्न आपसे 100% बन रहे हैं वो राउंड 1 में हल करेंगे। राउंड 2, जो प्रश्न में आपको 1 या 2 जो ऑप्शन है उनमें डाउट है, वो सेकेंड राउंड में हल होंगे। और राउंड 3 जो लास्ट में होगा, जो टफ क्वेश्चन है, कठिन प्रश्न है, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो लास्ट में होंगे। देखिए क्या होता है, ये वाले जो प्रश्न है राउंड 3 वाले, वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, प्रश्न बहुत लंबे हैं, भाषा बहुत उलझाने वाली है, तो इन्हें हम रखेंगे लास्ट के लिए, लास्ट में हल करेंगे इसे। देखिए अब हम समझें राउंड 1। देखिए राउंड 1 में क्या होगा, एमपीपीएससी का पैटर्न इस तरह का है कि अगर आपकी 6 महीने से लेकर 1 साल या 1.5 साल की बहुत बढ़िया तैयारी है, तो एटलीस्ट आप मान के चलिए 40 से 50 प्रश्न या 45 से 50 प्रश्न आप फर्स्ट राउंड में ही हल कर लेते हैं, अगर आपकी तैयारी प्रॉपर है। देखिए यहाँ बात हो रही है तैयारी की, प्रॉपर तैयारी की, इसकी बात नहीं हो रही कि आप की तैयारी अच्छी नहीं है तो भी कर लेंगे। तो फर्स्ट राउंड में जैसे ही आप 45 से 50 प्रश्न हल कर लेते हैं, अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको आगे का पेपर हल करने में निरंतर मदद करेगा। ये कॉन्फिडेंस आपका ना सिर्फ मदद करेगा बल्कि आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाता रहेगा, और कई प्रश्न जो एंग्जाइटी की वजह से शुरू में गलत होने वाले थे अब वो नहीं होंगे।
ठीक है, तो पहले राउंड में आपको पूरी तरह से वही प्रश्न करना है जो बन रहे हैं। फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। देखिए एक्चुअली में आपको जितने भी इस तरह के वीडियो मिलेंगे यूट्यूब में, सभी में आपको एलिमिनेशन का प्रोसेस ही बताया जाता है। एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है कि जो हमारे ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, इन ऑप्शन में एलिमिनेशन किया जाता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है जो गलत ऑप्शन है उन्हें हटाया जाता है। गलत ऑप्शन को कैसे हटाया जाता है कि आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ में आने लगता है कि यार ये वाला तो डी बिल्कुल नहीं हो सकता, या ये सी बिल्कुल नहीं हो सकता, या ये बी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। यानी आपको ऑप्शन में से गलत ऑप्शन कौन से हो सकते हैं उन्हें पहले हटाना है, फिर बचते हैं सही वाले एक या दो ऑप्शन। तो उन्हें कैसे हल करेंगे आगे मैं विस्तार से उसका बता रहा हूँ। यानी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आप समझ गए कि एटलीस्ट आप कौन से दो गलत हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो बिल्कुल नहीं है आंसर। ओके, चलिए फिर एक और इसमें प्रोसेस होता है और तरीका होता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। आपने बहुत सारे प्रश्न में देखे होंगे जिसमें तीन ऑप्शन रहते हैं और फिर चौथा रहता है कि इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव। तो एक सर्वे में काफ़ी सर्वे हुए हैं जो MCQ बेस या वनडे जो एग्जामिनेशन होते हैं उन पे जब सर्वे हुआ तो पता चला कि अगर ऑप्शन ऐसा दिया गया है नन ऑफ द अबव, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है उस प्रश्न में और आपको अगर राइट आंसर नहीं पता है तो बेहतर है आप नन ऑफ द अबव ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि सर्वे ने इसे लगभग 67% तक सही बताया है कि अगर किसी प्रश्न में आपको बिल्कुल नहीं प्रश्न बन रहा है और ये ऑप्शन में है कि इनमें से कोई नहीं, तो काफ़ी चांस है, 67% तक चांस है कि वही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये तुक्केबाजी है और बड़ी साइंटिफिक है, सर्वे पे बेस है, बहुत सारे सर्वे, बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह पे बेस है, इसलिए बहुत ध्यान से समझें। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये उन छात्रों के लिए बिल्कुल नहीं है जो ईमानदार नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी। तुक्केबाजी नहीं है, ये साइंटिफिक तुक्केबाजी है। एक और एलिमिनेशन का प्रोसेस समझते हैं हम, और एक ऑफ तुक्केबाजी का प्रोसेस समझते हैं, वो है सेम ऑप्शन एलिमिनेशन। देखिए अब इस चीज को ध्यान रखिए, सेम ऑप्शन एलिमिनेशन या राइट फाइंड करना कैसे। आपने कई बार ऑप्शन में देखा होगा जिनमें दो ऑप्शन में एटलीस्ट लगभग सेम तरह के ऑप्शन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दिया, हो सकता है ए ऑप्शन में दिया गया हो उस किसी भी चीज का आंसर 1919 और बी ऑप्शन में दिया हो 2019, 2019, 1919, 2019। तो अब इससे हमें दो चीज समझ में आ गई कि जो हमारा राइट आंसर है उसके चांसेस हैं इन दोनों में से एक, ये बाकी दो तो नहीं हो सकते। दो कौन से होंगे? जो सेम ऑप्शन दिख रहे हैं हमको, सेम मतलब जैसे 1915, 2015, 1919, 2019, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, यानी जो सेम ऑप्शन होंगे आंसर राइट वाला उनमें से ही एक होगा। तो दो आपको जो सेम ऑप्शन नहीं है उन्हें हटा देना है, बचे हुए दो में से आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए ये सब बहुत ही साइंटिफिक तरीके से है, इनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए इजी होता जाएगा प्रोसेस। फिर एक और चीज ध्यान से रखिए, देखिए तुक्केबाजी में एक और भी चीज है कि इफ क्वेश्चन विल बी लॉन्ग डिटेल्ड देन राइट आंसर मस्ट बी स्मॉलर वन। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कई प्रश्न में जो प्रश्न लिखे जाते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े कैसे होते हैं कि उसमें करीबन 7 लाइन, 8 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन तक वो दे देते हैं। तो ध्यान रखिए अगर इस तरह के बड़े क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर के चांसेस जो होंगे वो छोटा वाला आंसर होगा। मतलब जो ऑप्शन राइट के चांसेस होंगे तो जो भी ABCD में से छोटा वाला ऑप्शन होगा उसके चांस होंगे। यानी अगेन एक चीज ध्यान रखिएगा तुक्केबाजी में कि अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया गया है, बहुत डिटेल दिया गया है, बहुत सारा समझाने की कोशिश हो रही है आपको, बहुत विस्तार से समझाया जा रहा है आपको, तो फिर आप समझ के चलिए कि इन चार ऑप्शन में से जो सबसे छोटा ऑप्शन होगा तो चांसेस उसके ही राइट आंसर के होंगे। देखिए यहाँ अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको पता ही नहीं है, पता है आप लगाइए, नहीं पता है तो उस केस में आप इसमें से देखिए सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है उसे लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है तरीका चेक अपर लोअर क्वेश्चन फॉर सिक्वेंसिंग रॉ फॉर डिफरेंट ऑप्शन। देखिए, अगर प्रश्न नहीं बन रहे हो तो स्थिति में देखें ऊपर वाले प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या है, से एग्जाम्पल के लिए ए है, और नीचे वाले उस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो से एग्जाम्पल के लिए सी है। मतलब जो इससे पहले आपने क्वेश्चन हल किया उसका राइट आंसर ए था, और इसके नीचे का जो आपने प्रश्न हल कर रहे हैं उसका किया है उसका आंसर सी है। यानी अब आपके पास कम से कम एक और तुक्के मारने की सिचुएशन आ गई कि हो सकता है अब आपका आंसर बी या डी में से एक हो, क्योंकि ए और सी ऑलरेडी यूज हो गए हैं। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि एकदम से वो सिक्वेंसिंग अलग होती है कि अगर आपके ऊपर ए है और नीचे सी है तो अब आपके चांस हैं कि जो बचे हुए दो ऑप्शन हैं आप उनमें ट्राई करिए, उनमें से राइट आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। और 55% टाइम ये होता है, सर्वे में पाया गया है कि इस तरह की चीज़ें सही पाई गई। ठीक है, एक तो ये हो गया, लेकिन इसी के उलट एक दूसरी चीज़ भी है, उसे भी ध्यान रखिए, वो भी आप चेक करके समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे? रो बनती है, कई बार जो राइट आंसर होते हैं उनकी रो बन जाती है। जैसे हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 इन सभी के आंसर ए हो। ठीक है, ऐसी 2-3 रो बन सकती हैं आपके 100 आंसर में से कि जिसके आंसर बी 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 बी, सी 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 सी, डी 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 ऐसे बन सकते हैं। तो आपको उस समय रो का ध्यान रखना है कि अगर आप देख रहे हैं कि जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं और उसके ऊपर की जो रो बन रही है ए की बन रही है, तो काफ़ी चांस है तुक्केबाजी में आप उसमें फिर जो सेम सिक्वेंस है ए मतलब आप ए लगाइए, क्योंकि रो आमतौर पर 3 या 4 की बनती, तो उसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए, ये सब क्या तुक्केबाजी के साइंटिफिक तरीके हैं। बिल्कुल ब्लाइंड तुक्केबाजी करना और साइंटिफिक तरीके से करने में यही अंतर है कि थोड़ा सा साइंटिफिक हम तुक्केबाजी कर रहे हैं। तो आप इस सिक्वेंस को ध्यान रखिए। आमतौर पर सिक्वेंस बनती है ए बी बी बी, सी सी सी, तो आपको जो आंसर नहीं बन रहा है और उसके ऊपर अगर सिक्वेंसिंग बन रही है तो आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सिक्वेंसिंग आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आसानी से देख के आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और तरीका होता है तुक्केबाजी का कि एक ये एक्चुअल में ना सिर्फ तुक्केबाजी का बल्कि ये आपकी जो मेमोरी होती है उससे रिकॉल करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या तरीका होता है? आप क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ आपने क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा आप ऑप्शन मत देखिए, अब आप 10 सेकेंड के लिए आंख बंद करके उसका आंसर याद करने की कोशिश करिए कि क्या आपको उसका आंसर याद आ रहा है या उसके आसपास की कोई चीज़ याद आ रही है। 10 सेकंड सोचिए और 10 सेकंड के बाद नाउ अब आप आंसर को चेक करिए। हो सकता है आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत आंसर अगर आपको याद आ गया है या आपको रफली याद आ रहा है तो ऑप्शन जैसे ही अब आप देखेंगे आपको आंसर याद आ सकता है। एक गैस हो सकता है, एक गैस कर सकते हैं, राइट गैस कर सकते हैं, कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। ये तरीका 2 जगह काम आता है, एक तो कन्फ्यूजन से बच सकते हैं, ठीक है, और दूसरा कई बार हमें फर्स्ट टाइम में जो चीज़ स्ट्राइक करती है बिना ऑप्शन देखे उसके चांसेस सही होते हैं। तो ये भी है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्शन ए बी सी डी। अब ये क्या है? तो देखिए, इसमें क्या होता है, पिछले अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ कि जीएस में हमारे पास 100 क्वेश्चन और ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है और 100 क्वेश्चन। तो अगर 4 ऑप्शन रखे गए हैं और 100 क्वेश्चन है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे ए में ही 50 ऑप्शन राइट आंसर ए के हो जाएं और 50 राइट आंसर बी के हो जाएं, सी डी में हो ना, तो फिर ये ऑप्शन ही क्यों रखेंगे? फिर आदमी कंफ्यूज ही कैसे होगा, बच्चा कंफ्यूज कैसे होगा, स्टूडेंट कंफ्यूज कैसे होगा? तो उस स्थिति में से बचने के लिए जो ऑप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होता है। यानी इसमें ए बी सी डी लगभग इक्वल अमाउंट में ए बी सी डी ऑप्शन आंसर में होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, 3 साल का आपको एक्चुअल वाले आंसर कंपेयर किए गए हैं। ये एक्चुअल आंसर है ना, जो एमपीपीएससी के प्री के पेपर पिछले 3 साल में आए हैं उसके एक्चुअल आंसर देखिए। ऑप्शन ए 2017 में 17 बार, 18 में 16 बार और 19 में 31 बार सही पाए गए। ऑप्शन बी 2017 में 30 बार, 18 में 22 बार
और 19 में 23 बार सही पाए गए हैं। ऑप्शन सी 17 में 23 बार, 18 में 32 बार और 19 में 26 बार सही पाए गए हैं। और ऑप्शन डी 26, 24, 24। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपका ऑप्शन ए, बी, सी और डी हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एटलीस्ट 20 ऑप्शन तो हर बार, हर ऑप्शन 20 तो कम से कम एवरेज के रूप में सही है। अब क्या करोगे आप, इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? तो इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि आपने पेपर हल कर लिया, अब आप गोले काले कर रहे हैं, तो आपसे जो पूरा बन गए क्वेश्चन वो आपने गोले काले कर लिए, ठीक है, आपने वो गोले काले कर लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वो देखना है कि जब आप गोले काले कर लेते हैं, ये लास्ट में होगा प्रोसेस, तो आप ये देखेंगे कि किस ऑप्शन के, ए बी सी डी में से किस ऑप्शन में अभी सबसे कम गोले काले हैं। तो सी एग्जाम्पल के लिए आपके सामने आ गया कि भैया डी के तो सिर्फ 15 ही गोले काले हुए हैं, मतलब डी के एवरेज रूप में अभी कम से कम +5 गोले और काले होना चाहिए। अब आप देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे कंप्लीटली नहीं बने, बिल्कुल नहीं बन रहे, कोई आइडिया नहीं है, कोई आपको अंदाज ही नहीं लग रहा, कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। देन आपके पास एक बेस्ट साइंटिफिक तुक्केबाजी का तरीका है कि जो बचा हुआ ऑप्शन था जिसके कम गोले काले हुए हैं, आप उसे लगाइए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। देखिए मैंने कहा ना, ये सब साइंटिफिक है, ये तुक्केबाजी का मतलब टोटल ब्लाइंड गेम नहीं है, ये तुक्केबाजी का मतलब है साइंटिफिक तरीके से हम रैशनल तरीके से थिंकिंग करें और आंसर को ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। और ये आप लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये फिर एक और तरीका देखिए, इन केस बिल्कुल नया प्रश्न हो जो कभी ना पढ़ा हो, इन केस ऑफ न्यू क्वेश्चन, कभी ना पढ़ा हुआ प्रश्न। देखिए हो सकता है बीपीएससी में कम से कम 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल जो लगभग, जो मैक्सिमम छात्र होते हैं उनके लिए बिल्कुल नया हो जाता है, जो उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं। इसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलते, इसे विद इन सिलेबस एक नया अप्रोच होती है उसको। तो अब क्या करना है, हमने प्रश्न पढ़ा, अब डरिए मत, तुरंत हल करने की कोशिश भी मत करिए। देखिए सर्वे में क्या पता चला है, सर्वे में पता चला है कि ऐसे प्रश्न आपका बहुत सा समय लेंगे, क्योंकि आपको पता तो है ही नहीं, तो आप अंदाज बहुत ज़्यादा लगाओगे, कॉन्फिडेंस खराब कर देंगे आपका, नर्वसनेस को बढ़ा देंगे, है ना, और गलतियों के चांसेस भी बढ़ा देंगे। सबसे ज़्यादा उन प्रश्न में गलतियाँ होती हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं है या आपको कोई आइडिया नहीं, ठीक है। देखा हुआ प्रश्न आप हल कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जो नया प्रश्न है उसमें, तो ऐसा प्रश्न आप काय के लिए रखिए, बिल्कुल लास्ट के लिए। तो ऐसा प्रश्न बिल्कुल लास्ट के लिए रखिए, और चाहे तो उसमें पेंसिल से हल्का सा स्टार लगा दीजिए, टिक कर दीजिए कोई भी कि इसे मैं लास्ट में पढ़ूंगा, ऐसा कोई अपना चाहे साइन बना लीजिए, हल्का सा पेंसिल से कर दीजिए, और ऐसे प्रश्न को सबसे लास्ट में रखना है। और फिर कैसे हल करना है, तो जो मैंने अभी ऊपर का तरीका बताया कि ऑप्शन में से देख के कर सकते हैं आप हल, है ना, तो इस तरह के तरीके उनको करना है। इस प्रश्न को हल आपको उस समय बिल्कुल नहीं करना है जब आप प्रश्न हल कर रहे हो, ये लास्ट में होगा, अंत में रखना है। फिर एक चीज़ और ध्यान रखिए, नो वन नोज एवरीथिंग। कई बार हम परीक्षा हाल में बैठे रहते हैं और हम आजू बाजू के अपने देखते रहते हैं छात्रों को कि कोई छात्र बिल्कुल बिना सिर उठाए लगातार हल कर रहा होता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई लगातार हल कर रहा है या लगातार उसके चेहरे में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सब कुछ जानता है और सब सही कर रहा है, वो भी गलतियां कर रहा है। एटलीस्ट 10 प्रश्न तो हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट के सामने ऐसे होते हैं जिसमें उसे परेशानी आना ही है, वो उसके 10 प्रश्न अलग होंगे, आपके 10 प्रश्न अलग होंगे। तो नो वन नोज एवरीथिंग, तो पहले तो दिमाग में ये रखिए। तो उस चीज़ को लेके अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए, कुछ ना कुछ प्रश्न में परेशानी सबको आती है, तो ये ध्यान रखें। इसलिए वहाँ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है आपको, अपने जो मैंने तरीके बताए उनका इस्तेमाल करना है। और सबसे लास्ट में, एट द लास्ट, ऑप्शन सी इज द बेस्ट चॉइस। देखिए अब अगर आपको लास्ट में लग रहा है कि आपका कोई भी सिद्धांती काम नहीं कर रहा है, तो फिर बेहतर है कि आप ऑप्शन सी पर जाइए। अब ये भी समझ लिए सी में क्यों। सी इसलिए कि देखिए जो एग्जामिनर होता है, परीक्षा जो पेपर सेटर होता है, जो परीक्षा को सेट करता है, वो कोशिश करता है छात्र को क्वेश्चन पढ़ा के, क्वेश्चन पढ़ने के बाद छात्र एटलीस्ट 3 ऑप्शन पढ़ें। 3 ऑप्शन पढ़ने से ये होता है कि उसकी गलतियों का चांस बढ़ जाता है। जितने आप उसे ऑप्शन पढ़ाएंगे उतना आप उसे कंफ्यूज कर देंगे, है ना।
तो इसलिए एग्जामिनर की कोशिश होती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को कंफ्यूज करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को कंफ्यूज करने के लिए उसे कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 ऑप्शन पढ़ाना पड़ेंगे। इसलिए ऑप्शन सी को बेस्ट माना जाता है, सही माना जाता है। तो ये कुछ साइंटिफिक तरीके हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी की है लेकिन 1-2 प्रश्न की वजह से उनका सिलेक्शन रुकता है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ऑप्शनों को जो मेथड बताए गए हैं उनको देखिएगा। ये सब साइंटिफिक मेथड हैं, सर्वे पे बेस हैं, रैशनल थिंकिंग पे बेस हैं। ये बिल्कुल तुक्केबाजी पे नहीं है, तो आपके काम आएंगे। लेकिन लास्ट में आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो आप लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।